हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। अदानी पावर का शेयर आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और उसका पूरा एनालाइज करने वाला हूँ। और ये एक्चुअल में मुझे किसी ने, मेरे व्यूअर ने बोला है कि इस पे आप एक वीडियो लाओ, तो इस पे मैं ला रहा हूँ। और ऑलरेडी इसलिए भी ला रहा हूँ क्योंकि ये एक टाइम मेरे पोर्टफोलियो में रह चुका है, अभी नहीं है फ़िलहाल, बट इसके बारे में आपको मैं पूरा डिटेल दे दूँगा कि आपके भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पूरा डिटेल में देने वाला हूँ, ठीक है। और इसका जो पास्ट में बताऊँगा, इसको मैंने कितने टाइम होल्ड किया था, इसने मुझे कितना प्रॉफिट दिया, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं स्विंग ट्रेडर होने की वजह से बहुत सारे शेयर्स मेरे पास हो चुके होते हैं और उनका एक्सपीरियंस मुझे होता ही है, तो मैं इसके बारे में भी आपको इजीली बता सकता हूँ। तो ये अदानी पावर का शेयर के बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ, शायद जिसको पता नहीं उनके लिए ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो अदानी पावर लिमिटेड ये इंडियन कंपनी है पावर बिजनेस के अंदर, और ये सब्सिडरी ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट जो अदानी ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है अदानी नाम का। तो अदानी ग्रुप जो अंबानी के लेवल का ही है, ठीक है, रिलायंस के लेवल का है। तो उस टाइप का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और उसी ग्रुप में से एक अदानी पावर एक है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका हेड ऑफिस खोडियार इन अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। और इट इज़ प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। तो थर्मल पे ही बनाती है, पावर प्रोड्यूस करती है विद द कैपेसिटी ऑफ 12,450 मेगावाट। और इट ऑल्सो ऑपरेट अ मेगा सोलर प्लांट ऑफ 40 मेगावाट एट नालिया बिट्टा, कच्छ, गुजरात। तो यहाँ पर इनके मेगा सोलर प्लांट्स हैं। तो जहाँ पर जो कुछ डिटेल्स है यहाँ पे इन्होंने बताया है, विकीपीडिया पे है, और जो भी डिटेल बताता हूँ मैं, और नॉर्मली जो डेटा अवेलेबल है उसी पे बताता हूँ, कोई मन से कुछ चीज़ें नहीं बताता, ठीक है। तो और यहाँ पे इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 119 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। एनएससी का ये प्राइस है। और ऑलरेडी इसने आज के दिन यानी 12 जनवरी को इसने 10% का हाई मारा है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को यही लगा रहेगा ये 10% का एक दिन में सर्किट मार रहा है, तो ये शेयर अच्छा है ख़राब है इसके बारे में, इसीलिए बहुत लोगों को देखना भी होगा। तो ऑलरेडी इसके बारे में मेरा क्या कहना है ये भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में दिखा दूँगा, ठीक है। और इसके जो फाउंडर है गौतम अडानी है, और ये 1996 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। तब से ये कंपनी वर्क कर रही है, बिजनेस कर रही है, और हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में है। और इसका रेवेन्यू देखो लगभग 28,000 करोड़ का रेवेन्यू है इसका, ठीक है। 3.7 बिलियन की कंपनी है। और यहाँ पे इसकी सब्सिडरीज भी है बहुत सारे, तो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे इसका वेबसाइट कैसा है और क्या बता रहा है वेबसाइट। तो थोड़े डिटेल देख लेते हैं वहाँ पर भी। तो ये देखो कहाँ, मतलब वो एक घर दिखाया है जिसके अंदर बिजली पहुँची है। तो ऐसे गांव में भी इनकी बिजली पहुँचती है, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। और कमिटेड टू इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी और ऑप्टिमाइजिंग सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स थ्रू नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी। और ये देखो गरीब के घर में भी ये रोशनी पहुंचाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और बहुत तेज़ी से इनका ये फैल रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और इनके कुछ अपकमिंग पावर प्लांट्स भी है, तो कहाँ पर है ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है। और ये नीचे इनके फुटप्रिंट कहाँ पर है, कहाँ पर इनके बिजनेस है, ये भी यहाँ पर जो राउंड किया है तो वही इनके प्लांट्स हैं, ठीक है। और वहाँ से वो पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। ये है कोल बेस पावर का है, राजस्थान के अंदर कोल के ऊपर ये, और कितना मेगावाट ये पावर जनरेट करता है इतना ये भी बताया है। और यहाँ पे कोल बेस का और भी है महाराष्ट्र में, तिरोड़ा में, ठीक है। और यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में भी कोल बेस ही है, कोयले के ऊपर ही प्रोड्यूस किया जाता है पावर, ठीक है। और यहाँ पे रायगढ़ छत्तीसगढ़ में ही है, तो सेम चीज़ें कोल के बेस पे ही है। तो यहाँ इतने जगह पे कोल बेस ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये
गुजरात के अंदर मुंद्रा में भी कोल बेस ही है, कोल के ऊपर ही है। और यहाँ पे एक सोलार का है, बिट्टा यहाँ पे सोलार के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ इनके जो प्लांट्स है उस कोल के ऊपर, कोयले के ऊपर पावर जनरेट करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये पावर की कंपनी है और ये कंपनी का अभी शेयर कैसा है ये भी देखेंगे, और इसमें आपको क्या स्कोप नज़र आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं पहले टिकट टैब पे दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं पूरा जैसे मैं डिटेल्स चेक करता हूँ, डेटा चेक करता हूँ, सेम उसी टाइप में आजकल मैं आपको कंप्लीट वीडियो में सारी चीज़ें दे देता हूँ और जल्द से जल्द आपको समझे उस टाइप में बताता हूँ, क्योंकि पूरा डेटा मैं पढ़ते रहूँ तो आप भी बोर भी हो जाओगे और आपके सर के ऊपर से भी जाएगा। तो नॉर्मली जो ज़रूरी है वो चीज़ें मैं बताता हूँ और कंक्लूजन बता देता हूँ कि इसमें क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये अदानी पावर का अगर मैं टिकट टैब पे जाके देखूँ तो यहाँ पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इसका रिटर्न वर्सेस एफडी ख़राब है, एफडी से भी रिटर्न इसके ख़राब है ऐसा बता रहा है। स्टॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन बैंक एफडी, तो ये भी ख़राब बता रहा है। और डिविडेंड रिटर्न ये भी ख़राब है। ठीक है, और एंट्री पॉइंट ये भी ख़राब है। रेड फ्लैग बता रहा है, मतलब ये कंपनी क्या है कि कभी ना कभी डूब भी जा सकती है, ऐसा यहाँ पे रेड फ्लैग का मतलब होता है कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें बताई है। और अभी इसका थोड़ा परफॉर्मेंस देखते हो। वनडे का तो आज के दिन में देख लो 10% तो ये बढ़ गया है, सामने इधर भी है, यहाँ पर भी वही बताएगा वनडे का चार्ट। तो पहले थोड़ा थोड़ा ऐसा अप डाउन करते करते एक बार जाके सर्किट मार दिया और उधर अटक गया प्राइस। ठीक है, उसके बाद ये एक वीक का रिटर्न भी देख लो, एक वीक में भी लगभग उसी तरीके से ये मूवमेंट दिया। ये 100 रुपये का 99 का प्राइस चल रहा था, फिर उसके बाद ये शेयर देख लो एकदम से एक हाई मार देता है, 110 का प्राइस दे देता है वो। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा डाउन आता है, फिर अभी एक हाई दे देता है। एक वीक के अंदर भी 10% इसने रिटर्न दिया है एक वीक वालों को। और यहाँ पे जो एक मंथ से जिन्होंने होल्ड किया उनको 5% तो दिया है रिटर्न। और एक साल वाले को देखो, एक साल वालों को 114% इसने रिटर्न दिया है। तो 48 का इसने लो दिखाया था और एक 166 का हाई दिखाया था, और ये 166 का यहीं पे हाई होगा। और यहाँ पे इसलिए मैं आपको चार्ट वाइज नहीं बताता, यहाँ पे ओनली आप परफॉर्मेंस देख लो और चार्ट वाइज हम और अदर साइड पे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसका हाई लो सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा और वहाँ पे चार्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे खाली रिटर्न्स देख लो कि इसने एक साल वालों को 114% इसने रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और 5 साल वालों को इसने रिटर्न कितना दिया है, तो लगभग 227% दिया है। तो अच्छा 3 गुना के ऊपर इसने रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 5 साल वालों को, और यहाँ पे मैक्स अगर बात करें इसका, तो मैक्स स्टार्ट होता ही है 2009 से कंपनी का स्टार्ट बताया है। और 2009 से कंपनी स्टार्ट होती है 105 के भाव से, फिर बीच में 138 141 का भी भाव दिखाया, फिर उधर से गिरा है कंपनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो स्टार्टिंग से जिन्होंने होल्ड करके रखा बहुत टाइम से, 2009 से जिन्होंने होल्ड करके रखा, तो उनके लिए ये कंपनी ने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है, क्योंकि जस्ट 19% है, 19% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जिसने लॉन्ग किया उनको तो कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है ये कंपनी में। SIP करने वालों को लगभग अच्छा प्रॉफिट हुआ। देखो SIP का एक सीन क्या होता है, फंडा क्या होता है कि आप है ना हर प्राइस पे उसमें बाइंग करते जाते हो। ठीक है, अगर उसका प्राइस गिरता भी है तो भी बाई करते हो, उसका प्राइस ज़्यादा भी होता है तभी भी बाई करते जाते हो। तो एवरी मंथ में जो भी प्राइस होगा उस पर आप बाइंग करते जाते हो, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बना है। क्योंकि ये अप डाउन बहुत हुआ है कंपनी, इस वजह से कभी मोस्ट ऑफ टाइम पे आपको सस्ते में मिल जाता, कम भाव पे शेयर्स मिल जाता, फिर इसने अपसाइड दिखाना चालू किया तो अच्छा खासा फिर मूवमेंट आया। ठीक है, तो SIP वालों को भी अच्छा रिटर्न मिल जाता, 5 साल के अंदर लगभग डबल ट्रिपल रिटर्न मिल जाता। ठीक है, तो और यहाँ पे इसका थोड़ा ये भी देख लेंगे हम
कि ये कंपनी का जो कंपनी है ये मिड कैप कंपनी है और पावर जनरेशन इसमें यूटिलिटीज़ में आती है। और मिड कैप कंपनी का इसका मार्केट कैपिटल है 41,000 करोड़ की कंपनी है, 41,867 की कंपनी है, ठीक है। और हाई रिस्क है, सबसे ज़्यादा रिस्क है इसमें। तो देख लो, ये एक पॉइंट आपके दिमाग में रख लो कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब हाई रिस्क है, ठीक है। तो स्टॉक जो वोलाटाइल होता है निफ्टी से भी 3.72 गुना, ये उतना मल्टीप्लाई कर लो तो उतना ये निफ्टी से भी तेज़ ये वोलाटाइल होता है। अप डाउन जिसको बोला जाता है, वोलाटाइल मतलब अप और डाउन ज़्यादा से ज़्यादा होता है ये शेयर्स, तो ज़्यादा हाई रिस्क इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसका थोड़ा स्क्रीनर पे देखते हैं। स्क्रीनर पे इसका कुछ डेटा मैं आपको उधर से भी बता देता हूँ। तो हर जगह से आपको जैसे मैं स्टडी करता हूँ उस हिसाब से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। और यहाँ पे इसके स्क्रीनर पे भी बहुत अच्छे से डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है और बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, वाइड में रहता है। जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ से भी आपको कुछ डेटा लेके बता देता हूँ कि क्या आपको इसमें से देखना चाहिए इम्पोर्टेंस। तो ये कंपनी का प्रोज में बता रहे थे को, कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ है, इसका सेल ग्रोथ जो मीडियम है और यहाँ पे 17.63 के परसेंटेज से ये 10 साल में ग्रो हो रहा है, ठीक है। 10 साल का अगर सेल्स देखा जाए तो ये स्पीड से ये 17% से ये ग्रो होते जा रहा है। तो सेल्स लगभग ये अच्छा है करके प्रोज में आया है, ठीक है। अगर ख़राब रहता तो यहाँ पर आया था। तो ये चीज़ अच्छी है, इसमें एक सिंगल चीज़ अच्छी निकली इसमें। और कॉन्स में देखो कितने सारे चीज़ें निकली है। 5 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, तो 5 में से देख लो, ये स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 3.44 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अभी इसका बुक वैल्यू कम रहेगा और शेयर का प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो बुक वैल्यू आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है बुक वैल्यू 34 का बुक वैल्यू है और शेयर का प्राइस 119 का है। तो मतलब शेयर बुक वैल्यू से भी अच्छे प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पे है, ठीक है। बट ज़्यादा ऊपर है, इस वजह से ये थोड़ा ख़राब है, ठीक है। कॉन्स में आ रहा है, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्स में आ रहा है। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है इसका। और द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.66 ओवर 5। अभी 5 साल का यहाँ पे सेल्स थोड़ा ख़राब बताया है। तो इतना ये परसेंटेज देख लो और ये परसेंटेज देख लो, लगभग आधा % से ख़राब चल रहा है, पुअर है, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रमोटर हैव प्लेज 27% का इसने क्या किया है, होल्डिंग है, प्लेज किया है। तो गिरवी रखे हैं शेयर्स, किसके पास रखेंगे, बैंक के पास। तो बैंक के पास इनके शेयर्स गिरवी है। तो क्यों गिरवी होते ये भी देखेंगे हम। तो कंपनी हैज़ अ हाई डेटर्स। तो हाई डेटर्स मतलब है कि कंपनी के कुछ पेमेंट्स आने बाकी है, और 160 डेज मतलब लगभग 3-4 महीने से 4 महीना 5 महीना से कंपनी का पेमेंट जो है अटका रहता है, ठीक है। और टाइम पे पेमेंट आते नहीं हैं, तो इनके डेटर्स इतने टाइम तक बढ़े हुए। ये भी अच्छा नहीं होता कि कोई इनको टाइम पे पैसे देता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले वही होते हैं, उनका ही पेमेंट आएगा और दूसरा किसी का उनका डेटर्स हो ही नहीं सकते ज़्यादा, ठीक है। बड़ी कंपनियां हो सकती है और ग्राहक हो सकते हैं, तो वही उनके डेटर्स हैं। और यहाँ पे इनका हम अभी डायरेक्ट थोड़ा बहुत इसका, चलो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी थोड़ा इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। कंपनी का ये जो नेट प्रॉफिट है कंटिन्यूसली ये यहाँ पे ईयर टू ईयर बताया है यहाँ पे, और क्वार्टरली भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो ईयरली 2010 से कंटिन्यूसली 2 साल ये बढ़ा, फिर कम हुआ, ये माइनस में गया प्रॉफिट, हाँ। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें फिर से ये बढ़ गया, ठीक है, से अच्छा हुआ प्रॉफिट। फिर माइनस में देखो कितना हो गया, फिर पूरा माइनस में, फिर यहाँ पे प्रॉफिट प्लस में आया, फिर माइनस में। तो कंटिन्यूसली इसमें प्लस माइनस हो रहा है, तो बहुत गड़बड़ भी है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे
और मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको इसका जो बैलेंस शीट है उसमें से क्या देखना चाहिए। मेन तो चीज़ है कि इसका कर्जा देखना चाहिए। तो मैं बैलेंस शीट में आपको ये दिखा देता हूँ, लोन का चक्कर दिखा देता हूँ कि मैंने जैसे बताया इनका जो प्लेज रखा है, कहीं पर गिरवी रखा है, बैंकों में गिरवी रखे हैं शेयर्स। तो क्यों रखे हैं? तो पहले 10,000 करोड़ का कर्जा लिया था इन्होंने, ये करोड़्स में फिगर है यहाँ पे देखो ये करोड़्स में फिगर है। और 10,000 करोड़ का कर्जा था, 10,500 करोड़, ठीक है। फिर 24,500 करोड़ का कर्जा लिया। फिर बाद में देखो 38,000 का करोड़ 38,600 का इनका डेप्ट हो गया, बोरोइंग हो गया, ठीक है। कर्जा इतना फिर बढ़ते गया, फिर 41 हुआ, फिर 44,000 हुआ, फिर 44,000 और थोड़ा बढ़ा, फिर 52 हुआ, फिर वही रेंज में फिर थोड़ा सा कर्जा कम हुआ था, फिर कर्जा फिर 55,000 करोड़ हुआ, फिर 52। तो यहाँ पे कर्जा बहुत है कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा तो है अच्छा खासा इस पर, और इसी के वजह से कंपनी का जो है परफॉर्मेंस है या जो भी इनका सेल्स होगा या प्रॉफिट होगा ये सारा इसी में चला जाएगा, क्योंकि कर्जा तो बहुत है कंपनी के पास, ठीक है। तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है इसमें। और यहाँ पे मैं अभी इसका आपको मनी कंट्रोल पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से जो भी डिटेल्स है यहाँ पे भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री पॉइंट और मेरा एग्ज़िट पॉइंट ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने कब इसमें इंटर किया था और कब मैंने एग्ज़िट किया था, मैंने कितना रिटर्न ले लिया ये भी मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। और ये शेयर का देख लो, ये 48 का एक 52 वीक लो था और इसने हाई बनाया था 166। तो ये भी यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिलेगा कि कब इसने हाई मारा था और कब इसका लो था। और ये स्ट्रेंथ इसमें देख लो 3 स्ट्रेंथ है। और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा ही रहेगा। और कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट उसका बढ़ा रहे, तो ये सबसे ज़्यादा वीकनेसेस में आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का सोच के अभी से बहुत खर्चा कर रही है कंपनी। और यहाँ पे इसमें 8 वीकनेसेस है, जिसमें से ये जस्ट मैंने एक बताया। स्ट्रेंथ के मुकाबले वीकनेसेस ज़्यादा है इसमें। और अपॉर्चुनिटी चलो ज़्यादा इसमें बता रही है, तो अपॉर्चुनिटी में 5 अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से एक बताया कि ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस होते हैं, और रेजिस्टेंस मोस्ट ऑफ ये इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं या छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए ठीक है। 1-2% 5% का जो टारगेट लेके चलते हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंस तो सारे तोड़ दिए। ये R3 भी तोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होते हैं। अगर शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो तोड़ेगा ही। ऑलरेडी 10% के अगर कोई शेयर सर्किट मारता है तो सारे रेजिस्टेंस तोड़ के वो आगे ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट टू लॉस कंपनीज हो रही है, तो ये थ्रेट है, डर है। तो कंपनी देखो लॉस मेकिंग बनती जा रही है, तो कंपनी लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि ये डर है। तो मोस्ट ऑफ ये कंपनीज़ में ये मैंने आपको कभी दिखाया नहीं रहेगा। आप अगर मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ होता है कि कंपनी का ट्रेंड नॉन कोर बिजनेस से है, दूसरे तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, यही होता है। बट यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट टू लॉस हो रही है, ये आपको ये फर्स्ट टाइम दिखता रहेगा मेरे वीडियोस में। तो ये है इसलिए बता रहा है। और मैंने आपको बोरोइंग भी बताया, बाकी चीज़ें भी बताई, टिकट टेप पे बताया, स्क्रीनर पे बताया, अभी मनी कंट्रोल पे भी बता रहा हूँ। तो जो भी डिटेल यहाँ पे है सारी चीज़ें रियल है, फैक्ट है, इसीलिए सारी जगह सेम डेटा अवेलेबल होता है। और आपको बाकी की चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू देख लो। तो ओवरव्यू में इसका 46,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैपिटल है, फिर भी लोगों ने अच्छा खासा इसमें कैपिटल डाल के रखा है। अभी कौन कौन है वो भी हम देखेंगे, किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका देखो लोगों की डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है, 33% अभी भी लोग डिलीवरी पे शेयर्स उठा रहे हैं। तो मतलब लोगों को भरोसा है इस पर। और यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का है यहाँ पे। और पीबी रेशियो देखो सबसे महंगा है। पीबी यहाँ पे लगभग 1 के आसपास होना चाहिए, वो अच्छा होता है, क्योंकि कर्जे में कंपनी है तो ऑलरेडी पीबी महंगा ही होगा इसका। और पी तो बताएगा नहीं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी का पी बताया नहीं जाता है। और यहाँ पे ये अभी इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे
तो 1 साल के चार्ट में अभी हम इसका लो और हाई फाइंड करेंगे, कब मारा था इसने लो और कब हाई इसका था। तो ये 55 के लो से कंपनी स्टार्ट होती है और यहाँ पे एक बीच में एक लो मारती है कंपनी, ठीक है। तो ये है 48.50 का, तो वही है लो जो 28 जान का है। उसके बाद देखो कंटिन्यूसली शेयर अच्छा बढ़ा है, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर यहाँ पे एक बड़ा हाई मारा और ये इसने जून में 48 से डायरेक्ट 166 का शेयर कर दिया। इतने स्पीड में ये भागा, ठीक है। जनवरी से जून तक मतलब लगभग 5 महीने के अंदर ये शेयर्स ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो 48 का मतलब समझ लो कि 3-4 गुना तो शेयर का भाव हो ही गया। तो उधर से देखो अगर हाई के आसपास किसी ने लिया होता, यहाँ पर भी वो एकदम कॉन्फिडेंट बंदे होते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशन वाले भी बहुत चैनल्स हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी तो और हाई मारते जाएगा और बड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो लालच दिखाने वालों ने अगर बताया रहेगा और लालच में आ गए रहेंगे, फंस गए रहेंगे, तो उनको तो ज़बरदस्त फिर बाद में नुकसान हुआ। देखो शेयर ने फिर रुकने का नहीं, फिर ये सर्किट मारा, ये नीचे डाउन, ये डाउन, फिर और डाउन आके फिर इसने प्राइस दिखा दिया उनको, फिर ज़मीन दिखा दिया, हाई ऊंचाई से इनको ज़मीन पे ला दिया। देखो 70 का लो बना दिया, 166 से इसने लो 70 का बना दिया। तो फिर वैसे लोग तो देखो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि किसी का सुन के डायरेक्ट 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल देते हैं और इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ ये बंदे ने गलत कंपनी बताई है, सही कंपनी बताई वो देखेंगे नहीं, ये बंदे ने बता दिया मतलब लेना ही लेना है। पहले आपको मैं स्टडी करा रहा हूँ, पहले देखो, कॉन्फिडेंस आए तो ही खरीदना रहता है ये। और मैं कभी भी बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदो, कोई भी शेयर पे इतना ट्रस्ट मत करके चलो और डाइवर्सिफाइड करो, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी डाइवर्सिफाई करते हैं। तो आप कौन से बड़े और आप लोग कौन हो फिर समझ लो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से ये गिरते आया, तो जो भी वो टाइम पे ख़रीदा उनको लॉस होगा, और जिन्होंने ये टाइम पे ख़रीदा उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो कोई तो प्रॉफिट करता है, कोई तो लॉस करता है, ये होता है शेयर मार्केट में। फिर यहाँ पे जिसने ख़रीदा फिर उसने भी प्रॉफिट किया, 70 का भाव आया। जिसने नहीं डरा उसने भी अच्छा प्रॉफिट किया, 70 का भाव 113 हो गया, फिर 113 से फिर डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर देखो फिर से 133 135 का हाई मारा, फिर यहाँ पे डाउन आया। देखो एवरी हाई के बाद ये थोड़ा डाउन आ रहा है, ठीक है। फिर से 100 रुपये का प्राइस आ गया, 104 का प्राइस आया, फिर यहाँ पे डाउन आते आते फिर ये अभी जो प्राइस चल रहा है 119 का प्राइस आ चुका है। और मैं आपको बता दूँ मेरा एग्ज़िट प्राइस और एंट्री प्राइस ये 5 साल के चार्ट में आ जाएगा, क्योंकि मेरा इसमें लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट था। ये शेयर को मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा था अदानी, और मैं मोस्ट ऑफ पहले अच्छे अच्छे शेयर्स चुन के रखता था और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख देता था। बट लॉन्ग टर्म में बहुत कम शेयर्स जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया है, और बहुत सारे जो शेयर्स है अनएक्सपेक्टेड थे उनसे, तो वो शेयर्स ने लॉस भी दिया था, बट वो लॉस को मैंने कन्वर्ट किया प्रॉफिट में। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी डाले हैं जो लॉस से मैंने कन्वर्ट किया प्रॉफिट में, जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग का अपनाई और स्विंग ट्रेडिंग का फॉर्मूला अपनाया, और उससे मैंने वो शेयर को अच्छे भाव में लाके फिर उसको प्रॉफिट करके ही उसको बेचा है। तो ये फार्मूला काम आया और स्ट्रैटेजी काम आई, और इसीलिए मैं स्विंग को बेस्ट बोलता हूँ लाइफ में, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट यही है कि स्विंग करो और किंग बनो, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लो 33 का स्टार्ट हो रहा है प्राइस, 32 का लो से स्टार्ट हो रहा है प्राइस, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरा प्राइस फरवरी में है, और मेरा भी पहले 36 पे मेरी एंट्री हुई थी, फिर बाद में यहाँ पे शेयर्स गिरा तो मैंने फिर 32 के आसपास भी लिया। फिर बाद में ये शेयर को मतलब मैंने 2017 से बाई किया, ये समझ लो, दिमाग में डाल लो कि मैंने 2017 से इसको होल्ड किया। सारी चीज़ें मैं जेन्युइन ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे फेक चीज़ें बता के कुछ लोगों को ये नहीं करना है, गुमराह नहीं करना है। तो मैं सारी चीज़ें सही बताता हूँ, और इसी वजह से जो जेन्युइन लोग मेरे वीडियो देखना चाहते हो जेन्युइन ही लोग होते हैं, और मोस्ट ऑफ लालची लोग तो नहीं होते। लालची लोगों के लिए अलग चैनल्स होते हैं, तो इसीलिए जो जिनको सीखना है, जो सच में सीखना चाहते हैं, वही उन्हीं के लिए ये चैनल है। और यहाँ से प्रॉफिट ही होगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये देख लो, ये यहाँ पे इसने फिर से डाउन आया। फिर मैंने जैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता था तो मैं स्विंग नहीं करता था, तो फिर मैंने शेयर को ध्यान नहीं दिया, जस्ट
लेके रखा है, चलो भाव भी सस्ता ही है, लेके रखने में क्या है, 30-32 का शेयर है, लेके रखना है, लेके रखा। और 1-2 बार गिरा तो वो टाइम पे भी ले लिया, 4-5 रुपये गिरा था वो टाइम पे भी ले लिया, 1 महीने में 2 महीने में फिर से उसमें इन्वेस्ट किया। उसके बाद भी ये शेयर गिरा, देखो उसके बाद भी ये 15-16 का हुआ। बट मैं वो टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करता था, ओनली स्विंग वगैरह भी नहीं करता था, ये इन चीज़ों पे लॉन्ग टर्म है तो ध्यान नहीं देता था, ठीक है। तो कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न बनेगा ये मुझे देखना था, तो नॉर्मली मैंने उसको होल्ड करके रखा। 15 का भी होने के बाद शायद वो टाइम पे अगर मैं आज के दिन में देखूँ तो इसमें मैं खरीद लेता, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग अपनाता हूँ, इसलिए मैं जब भी प्राइस गिरे तो वो उस पे प्राइस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेने को रेडी रहता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ से ये शेयर देखो कंटिन्यूसली बढ़ते गया, यही बेनिफिट मेरे को उठाना रहता है, इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ उठाता हूँ। फिर वहाँ से शेयर देखो कंटिन्यूसली बढ़ते गया, और यहाँ पे इसने एक जो हाई बनाया इसने 15 से डायरेक्ट 73 बन गया, तो 4-5 गुना हो गया। 15 का शेयर 4-5 गुना हो जाता है, ये इसमें कमाल है, इसमें ये पावर होता है। तो 4-5 गुना तो हो ही गया, 15 का 4 गुना तो देख लो 60 हो जाता है, तो 60 के भी ऊपर 73 हो गया, और 75 तो 5 गुना हो जाता है। तो उधर से ये फिर से डाउन आया, फिर एक टाइम होता है कि वहाँ पे नहीं निकलोगे तो फिर से डाउन आएगा, फिर से 23 का लो आया, फिर 23 पे भी लेना रहता है, इसलिए सही टाइम पे निकलना भी चाहिए और फिर बाद में लेना चाहिए। और शेयर का परफॉर्मेंस ये पूरे चार्ट ही बताता है कि वो सालों से कैसा परफॉर्म करता है, ये अप डाउन वाला शेयर है या कंटिन्यूसली अप साइड ही जा रहा है, थोड़ा नीचे आता है फिर अप जाता है, तो उसका ये परफॉर्मेंस, इसीलिए ये चैनल पे आपको पूरा डिटेल में वीडियो लाता हूँ ताकि आपको सब कुछ सही से समझे उस शेयर के बारे में कि उस शेयर परफॉर्म कैसे करता है। तो ये इसका परफॉर्मेंस देख लो, ये अप डाउन बहुत करता है, तो फिर से डाउन आया, फिर से अप, तो ये ट्रेडर के लिए ठीक है शेयर्स, तो ये फिर से अप जाता है, फिर कंटिन्यूसली एक बड़ा एक हाई बनाता है और तभी बनाता है ये 166 का हाई। और मेरा एग्जिट था लगभग यहाँ पे बता देता हूँ 94 का था, और मैंने अप्रैल में एग्ज़िट किया। यहाँ पे 94 का यहाँ पे कई भाव दिखेगा, ठीक है, ये यहाँ पे 92 वगैरह दिख रहा है, बट यहाँ पे अप्रैल जो मंथ आएगा इसके अंदर, हाँ यहाँ पे 94 का जो भाव है वहाँ पे मैं ये शेयर्स में से निकल गया हूँ, ठीक है। तो वो टाइम पे मैं निकला, तो उसके बाद भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, शेयर आगे बढ़ भी सकते गिर भी सकते, बट 94 पे निकलने का एक ही वजह था कि मैंने बाकी सारी चीज़ें देख ली कि ये शेयर में अभी रहना अच्छा नहीं है, और ऑलरेडी इसके पास्ट परफॉर्मेंस देख चुका था कि अभी ये शेयर अभी इतना बढ़ गया। देखो ये 108 का हाई मारा था, उसके बाद ये गिरा, तो गिरते गिरते वो हिस्ट्री भी रिपीट करता, जो इसकी हिस्ट्री है कि हाँ बढ़ने के बाद फिर वो गिरते जाता है, फिर वहाँ से फिर बढ़ता है। तो मैंने वो निकल गया, और मुझे बाद में ये सारी चीज़ें इसकी देखने के बाद मुझे ये शेयर ठीक भी नहीं लगा, तो इसलिए बोला कि इसमें दोबारा एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें से निकला, तो दोबारा इसमें एंट्री भी नहीं की मैंने। तो अप्रैल में मैं इसमें से निकल चुका हूँ, और उसके बाद फिर भी ये शेयर ने 166 का हाई बनाया, ठीक है, जो इसका लाइफ टाइम भी बोल सकते, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम आगे हम देखेंगे, बट 5 साल का तो हाई है ये, 5 साल में 166 का सबसे बड़ा हाई है। फिर उसके बाद ये शेयर ये डाउन आया है, ज़बरदस्त गिरा, तो ऐसे टाइम पे कोई ख़रीदता है और बेच नहीं पाता, तो फिर यहाँ पे जाके फंस जाते हैं, फिर वहाँ से ये शेयर गिरना चालू होता है। वो कोई सोचेगा कि 166 से चलो 200 हो जाएगा, मैं 166 पे भी ख़रीद लेता हूँ, वैसे बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने ख़रीद लिया मतलब यहाँ से शेयर भागना ही है, तो ऐसा नहीं होता। शेयर की दोनों साइड सोच के रखो कि नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कौन सी तरफ है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये शेयर ऑलरेडी नेगेटिव ही कभी ना कभी जाने वाला था, बट ये ऑपरेटर्स होते हैं जो बड़े बड़े जो पैसा लेके बैठे रहते हो, वो पूरे मार्केट को हिला डालते, तो इसने ये शेयर को भी हिला डाला है, तो इस वजह से उसको बढ़ाया भी और गिराया भी ज़बरदस्त। तो गिराने के बाद फिर से उठाया भी, तो ये ऑपरेटर भी खेलते हैं गेम, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ भी ये खेला जाता है गेम। तो अदानी करते रहते हैं और उनको दिखा देते हैं अदानी क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें
होती है ये मार्केट में, और अप डाउन वाला ये शेयर है, तो उसने अच्छा खासा फिर लोगों किसी को प्रॉफिट दिया है तो किसी को लॉस दिया है। तो ये कंपनी ने मुझे तो लगभग, मैं बता दूं कि मुझे 160% से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है, ठीक है, मैं होल्ड करने के बाद। और ये 33-34 का जो प्राइस था 32 से, तो उसके बाद ये शेयर ने जो मुझे रिटर्न दिए है तो लगभग देख लो 3-4 गुना तो दिखेगा ही 32 से, ठीक है। 94 का भी प्राइस बोलेंगे तो, ठीक है, बट मुझे उतना रिटर्न मिला और मैं हैप्पी हूँ। और वो रिटर्न लेके फिर मैंने दोबारा इसमें एंट्री नहीं की। फिर बाद में और भी अच्छे शेयर्स ढूंढने लगा, और वो टाइम से एक्चुअली मैं यही साल से, मतलब 2020 जो कोविड टाइम था तभी से मैंने स्विंग को अपना लिया है। उससे पहले मैं इंट्राडे करता था और लॉन्ग टर्म करता था। तो इंट्राडे में क्या होता है कि नॉर्मली जितना भी कमा लिया एक ना एक दिन आपको गंवाना भी पड़ जाता है, तो ये चीज़ होती है। तो एंड में आपका कैपिटल बाद में ज़ीरो ही हो जाता है, क्योंकि बड़े ऑपरेटर, इनके जैसे ऑपरेटर जो होते हैं, शेयर को आपके सारे स्टॉप लॉस तोड़ने के लिए ही बैठे रहते हैं। जो भी आप स्टॉप लॉस लगाओ, जो भी लगाओ, वो आपके तोड़ेंगे ही, और आप उनसे ज़्यादा जीत नहीं सकते। जीतोगे तो सिर्फ स्विंग में ही जीत सकते हैं। ऐसे इंट्राडे करके वगैरह जीतने का बहुत प्रॉब्लम है, या फिर आपको स्टिक रहना पड़ेगा कि लॉस लिया तो दोबारा एंट्री नहीं करना है। दूसरे दिन भी लॉस करो, प्रॉफिट करो, बट लॉस ज़बरदस्त होता है। बट किसी को प्रॉफिट की आदत लगती है तो लॉस उनको पछता भी नहीं है, इस वजह से वो फिर से ट्राई करते। तो मोस्ट ऑफ मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट ही करते आता था, और मुझे एक दिन भी लॉस हो जाता तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से मैंने बहुत सारे ट्रेड करता था, ओवर ट्रेड करता था, और भी लेता था शेयर्स, और भी ये करता था। बट ऑपरेटर क्या है, वो ये नहीं करते, बट कभी कभी प्रॉफिट निकाल ही देता था, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है इंट्राडे वाले के लिए। तो इसलिए, और उससे क्या होता है कि इंसान प्रेशर में ज़्यादा रहता है, तो मैं प्रेशर में ज़्यादा फील करता हूँ कि अगर लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मेहनत से बनता है, और उसी तरीके से लॉस तो एक झटके में हो जाता है। तो ये प्रेशर नहीं लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सच में पैसा कमाना है तो यहाँ से बन सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म अच्छे शेयर्स लेके रखो, और स्विंग करो, अच्छे शेयर्स में ही करो, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बन सकता है शेयर मार्केट में। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ये चैनल पे सिखाऊंगा, बताऊंगा, एक्सपीरियंस लाइफ के बताऊंगा, उससे आपको सीखने ही मिलेगा, और आप प्रॉफिटेबल ही होगे उससे। मेरे कुछ इससे एक्सपीरियंस है, ठीक है। और यहाँ पे चलो प्राइस वॉल्यूम देख लेते हैं। तो प्राइस वॉल्यूम में देखो, ये शेयर ने 3 साल का रिटर्न और 1 साल का रिटर्न जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे बताए। तो ये पूरा कंटिन्यूसली इसने प्रॉफिट ही दिया है। 1 वीक हो, 1 महीना हो, 3 महीना हो, पूरा YTD हो। YTD तो अभी जस्ट जनवरी से स्टार्ट होता है, और 1 साल का हो और 3 साल का, तो कंटिन्यू इसने अच्छा खासा ज़बरदस्त प्रॉफिट ही दिया है लोगों को। और ये 10 जनवरी का कुछ न्यूज़ है, अदानी पावर शेयर प्राइस जंप आफ्टर सेटलिंग डिस्प्यूट विद द गुजरात डिस्कॉम। तो गुजरात डिस्कॉम के साथ कुछ इनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये आप पढ़ भी सकते हो ये न्यूज़ क्या था क्या नहीं है। तो जो एक्चुअली जिनके पास स्टॉक होल्ड रहता है, होल्डिंग में रहता है, उनको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ती है। अगर नहीं है तो उनको कोई इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। बट मैं तो बोलूँ इसमें झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों, अभी यहाँ पर भी देखो 84% बोल रहे लोग कि इसको बाई करके चलो, ठीक है। 84% लोगों का कहना है बाई करो। शुड वी बुक प्रॉफिट होल्ड, अभी ये कोई पूछता है, यही लोग होते हैं जो इनके लिए बाई करो सेल करो। अभी यहाँ पे किसी ने टुडे फिल द गैप नियर वो 117, ये सारी चीज़ें। फिर इसके नेक्स्ट टारगेट देखो 123 होगा, 128 होगा, ये सारी चीज़ें ये लोग ही बताते हैं। और यही लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि इसके नए टारगेट्स क्या है। ये वो तो बोल देंगे कि ये 200 भी हो जाएगा कुछ दिन में, या वो बोल देंगे 400 भी हो जाएगा। तो होते लक बाय चांस किसी का सच भी निकल जाता है, बट मेजॉरिटी ख़राब कंपनी तो वो डुबाई देती है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसका फाइनेंशियल देखो, तो फाइनेंशियल्स ये कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू तो अच्छा है, रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इतने लोगों को प्रोवाइड की है, इतनी जगह पे दी है, तो रेवेन्यू तो आ रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ये चीज़ में
प्रॉफिट ही नहीं कर रही है कंपनी। रेवेन्यू आ रहा है बट प्रॉफिट का क्या, प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा एक प्रॉफिट दिखा है 2021 में 1200, मतलब कंपनी अभी दिखा रही है कि हम अभी प्रॉफिट करना चालू किया है, बट ये कंटिन्यूसली अभी तक ये लॉस में ही थी और थोड़ा लॉस यहाँ पे कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। या वो पहले हमने देखा स्क्रीनर पे भी, तो प्रॉफिट में भी कभी प्रॉफिट दिखता था, कभी लॉस दिखता था, ये चीज़ें इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऑलरेडी कर्जा बहुत है कंपनी पर। और यहाँ पे देख लो अदानी ने जो ये इनके शेयर होल्डिंग है उसमें 75% उनके पास है शेयर्स। तो 75 में से इन्होंने कुछ शेयर्स गिरवी रखे हैं बैंक के पास, वो 30% है। तो 30% शेयर्स तो बैंक में गिरवी है, क्योंकि इतना इनका लोन है और उसके बदले शेयर्स गिरवी है, मतलब सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसके अगेंस्ट है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो किसका किसका है, तो पब्लिक का भी लगभग 8% है। चलो पब्लिक ने थोड़ी समझदारी की कि पब्लिक ने ज़्यादा इसमें पैसा लगाया नहीं है, 8% है पब्लिक जो ये शेयर पे, ये कंपनी पे भरोसा करती है। और जो DIs है वो 5-5.5% उन्होंने भी कंपनी पे अच्छा खासा भरोसा दिखाया है, तो उनका भी है इस पे ट्रस्ट। और ये FII है और ये 11% तक ये कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है ओनली बिकॉज ऑफ नाम है, अदानी ग्रुप है बैकग्राउंड में, बैकअप में। जैसे वोडाफोन के पीछे जो बिरला के हैं, ठीक है, तो उस वजह से इनका भी नाम की वजह से ये चीज़ें है, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एक ही है, और FIIs है वो 135 है और 12 FIIs बड़े हैं। तो एक ही म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें पैसा लगाया, और जो FIIs है वो 135 है और 12 बड़े हैं। तो मतलब FIIs को भी अच्छा खासा इस पर ट्रस्ट है। तो और FIIs में इसमें एक न्यूज़ आया था बीच में कि FIIs भी इनके ही लोग हैं जो बाहर से, फॉरेन से इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स को बढ़ा रहे थे। तो ये बीच में एक न्यूज़ आया था सडनली, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त शेयर्स गिरने चालू हुए थे। तो और इसको बढ़ाया जाता है, और ऐसा जैसे जिस टाइम में हर्षद मेहता के टाइम पे हो रहा था, वो टाइम का इनका भी हो रहा था। उससे क्या होता है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, फिर एकदम से वो बेच भी सकते हैं मार्केट में, और उसके बाद वो कैपिटल यूज़ भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ होती है। तो हर एक चीज़ ये खुद ऑपरेट कर रहे थे, ऐसा यहाँ पे नज़र आया था जैसे ये न्यूज़ आई थी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम में आ गया था। बट नॉर्मली देखो सेल्स हर एक चीज़ बताता है, रियल चीज़ सेल्स बताता है, हर रियल चीज़ इसका नेट प्रॉफिट बताता है, बोरोइंग बैलेंस शीट इसका रियल चीज़ बताता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कितना भी अच्छा हो कंपनी का, बट कोई ना कोई कंपनी ख़राब चलती है तो उसको कोई सपोर्ट भी नहीं कर पाता, ये चीज़ होती है। उसका बैकअप अगर हो, लेकिन कंपनी एक अलग से एक इंडिविजुअल होती है, तो चाहे उसका बैकग्राउंड में कोई और भी हो साथ में, तो कंपनी अलग से चलती है। चाहे उसको फिर लेना भी पड़ेगा तो एज अ फंडिंग या एज अ लोन लेना पड़ेगा, अगर उसके ग्रुप कंपनी से किसी से लेना है तो वही चीज़ होती है। बट नॉर्मली इसकी बोरोइंग बैंकों से ही है, और बैंक से ही ज़्यादा से ज़्यादा इनका बोरोइंग है और लोन है। और आगे जाके इसका क्या होगा, नॉर्मली तो चीज़ें ख़राब ही नज़र आ रही है सारी चीज़ें। और ये शेयर को मैं इसीलिए नहीं बोलता लेने के लिए, क्योंकि मैं इन्वेस्टर्स के फीलिंग्स के साथ, उनके पैसे के साथ खेलना मुझे पसंद नहीं है। तो नॉर्मली सही शेयर में रहो। दुनिया में बहुत अच्छे शेयर्स हैं, दुनिया में भी है और ये शेयर मार्केट में भी, दुनिया में मतलब वर्ल्ड में भी है। आप बाहर के भी कंपनीज़ में डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में डाल सकते हो। तो बहुत जगह मिलते भी है, जैसे ग्रो पे भी अवेलेबल है, US स्टॉक में भी आप बाइंग कर सकते हो, ऐसा तो होता है। तो नॉर्मली मुझे ये इतना ही बोलना है कि अच्छे अच्छे शेयर्स बहुत पड़े हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करने का छोड़ के ऐसे शेयर्स में मत करो, नहीं तो एक हाई प्राइस पे अटक गए तो फिर उधर से निकल नहीं पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है, ऐसे शेयर्स लालच दिखाते हैं, शेयर्स बढ़ रहा है और लोगों को लालच इसी वजह से आता है कि शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इसलिए, ठीक है। तो नॉर्मली देखो, जब मैं निकला था
वो अप्रैल का टाइम था। अप्रैल पे 94 पे निकलने के बाद वो एकदम अप गया था 164 या 165 का जो भी हाई इसका था। उधर से देखो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद भी गिरा, 70 रुपये हो गया था। तो ये होता है लालच का असर, कि कोई लालच रहता है तो उसको कभी ना कभी वो हाई प्राइस पे अटक जाता है। तो 70 पे जिसने भाव पे ख़रीदा वो थोड़ा प्रॉफिट में आया, और बाकी लोग जिसने 160 वो अगर आप पे ख़रीदा रहेगा वो आज भी लॉस में ही है, क्योंकि अभी तक वो तो प्राइस आया नहीं है। ठीक है, उसको आने में टाइम लगेगा। 166.90 का जो प्राइस है वो आने में टाइम लगेगा। तो यही चीज़ होती है शेयर मार्केट में, कि सही स्टॉक सही टाइम पे लेना चाहिए और सही टाइम पे एग्ज़िट करना चाहिए, और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उसके सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और वो कर्जे में है उस पर कर्जा कितना है, आपका पैसा सेफ़ है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप जहाँ पर पैसा दे रहे हो, जिसको दे रहे हो, या आप बेटिंग कर रहे हो, आप ऐसा लगा रहे हो कि चलो आया तो ठीक, नहीं तो जाने दो, इस टाइप का है, तो फिर वैसे तो बहुत सारे पेनी स्टॉक भी होते हैं। आपकी किस्मत चमका भी सकते हैं। अगर ऐसे 10 पेनी स्टॉक भी जिसमें 10-10 हज़ार डाल के भी रखोगे, कोई तो चमकेगा, कोई तो कमा के देगा, या फिर सारे के सारे ज़ीरो भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। ये शेयर मार्केट है, किसकी कब किस्मत खुल जाए, किसका क्या हो जाए पता नहीं है। बट मैं तो यही बोलूँगा कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने अच्छे से अच्छे शेयर्स में पैसा लगा के बहुत सारा पैसा कमाया है, तो आप उनकी राह पर चलो, और जो पेनी स्टॉक पकड़ के बैठे उनकी राह पे मत चलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ बड़े इन्वेस्टर भी अगर करेंगे तो आधा % कर लेंगे पेनी स्टॉक में। आप उनके पोर्टफोलियो का जस्ट आधा %, जो आधा % से उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और आप करोगे आपका पूरा कैपिटल डाल के बैठ जाओगे, जिससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि कैपिटल गया। तो थोड़ा बहुत इतना समझदारी लाओ खुद के अंदर, और सही शेयर्स पकड़ो, सही शेयर्स में इन्वेस्ट करो। और जिनको भी इसके बारे में चाहिए था वीडियो मैं लाया हूँ, तो आप देखो, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। उनको अगर लगेगा कि अदानी के शेयर्स अच्छे हैं, अदानी पावर अच्छा है, तो सारी चीज़ें जो भी है जेन्युइन इसमें बताई है। इसमें मेरे कोई मन का नहीं, ना मेरे को अदानी ग्रुप से या अदानी पावर से कोई ये नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई है वही चीज़ मैंने एक्सप्रेस की है, और मुझे वही चीज़ सही लगती है और वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। तो हर चीज़ ये NSE का जो वेबसाइट होता है उस पर भी ऐसी ही ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होगी। BSE पे भी जाके देखोगे तो यही डिटेल्स होगी। तो हर जगह आपको यही कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि कंपनी पे लोन है, कंपनी का ऐसा है, कंपनी का अभी ख़राब टाइम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह होती है, तो सारी चीज़ें जेन्युइन है। तो इसमें ऐसे शेयर्स में मैं आगे के टारगेट्स या फिर गिरने के टारगेट्स ये सारी चीज़ें नहीं दूंगा। हाँ, कंपनी का ये ऑपरेट कर रहे हैं, जब तक ऑपरेट करेंगे, फिर चाहिए तो फिर से ये 20-30 रुपये पे ला के भी रख सकते हैं। तो तभी आपको बहुत ज़बरदस्त लॉस होने के चांसेस है, या फिर उसका फिर आगे प्राइस क्या होगा किसको पता। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे शेयर्स में लाते जाऊंगा। और ऑलरेडी ये किसी के डिमांड पे वीडियो बनाया, नहीं तो ये मेरे पोर्टफोलियो में होता तो वो टाइम पे तो था, तब मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं लाए थे। ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स है जिन पर वीडियो ऐसे ला सकता हूँ, बट वो ऑलरेडी मैं वो टाइम पे यूट्यूब पे ना होने की वजह से वो वीडियोस मैं नहीं लाया। और ये जस्ट अभी के वीडियोस जो है जब से आया हो तब से मैं पूरा वीडियोस डालता हूँ, मतलब जब से यूट्यूब पे हो, और तब से जिसमें प्रॉफिट है, लॉस तो मोस्ट ऑफ होगा नहीं, क्योंकि स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं होल्डिंग करता हूँ, तो होल्ड करूँ, और होल्डिंग से तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आएगा ही। और कम से कम तो मैं 20 के ऊपर ही लेता हूँ, 21%, 22%, 25%, 30%, जितना भी मिले उतना। और वो शेयर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसका परफॉर्मेंस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो सारी चीज़ें पहले देख के ही इन्वेस्ट करता हूँ, तो आपको भी ये सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, अच्छे शेयर्स पता चलेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट। Thank you very much for watching my video. Thank you. Bye bye.